हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। मुझे लगता है कि आज तक के जितने भी वीडियोस बने हैं उन सब में ये सबसे यूनिक और सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देख के आप सीखिए जो मैं आज के टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे हमारी तैयारी हो, ठीक है, और उस 3 घंटे की स्ट्रैटेजी क्या हो। तैयारी के बारे में तो मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप मेरे CSIR एंड जेम प्लेलिस्ट में जाके देखिए। CSIR जेम इन्फॉर्मेशन नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रहे कि एग्ज़ाम से पहले कैसे तैयारी करनी, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे असाइनमेंट बनाने हैं, कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, कैसे चीज़ों को याद करना है, कैसे ऑर्गेनिक पढ़ना है, कैसे इनऑर्गेनिक पढ़ना है, कैसे फिजिकल पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। लेकिन आज मुझे लगता है ना कि शायद मैं अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट आपको बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम के 3 घंटे के जो हॉल में आप बिताते हो उस 3 घंटे की क्या स्ट्रेटजी हो। क्योंकि वो जो 3 घंटे होते हैं ना, वो हमारा पीक आवर होता है। ठीक है, वो जो पीक आवर ऐसा होता है कि उसमें किया हुआ आपका एक एक सही काम आपको रिजल्ट की तरफ ले जाएगा और एक एक मिस्टेक जो होगा ना वो आपको अपने रिजल्ट से दूर होता जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक स्ट्रैटेजी प्लान करें। ठीक है, हम एक तरीका बनाएं, एक पैटर्न को फॉलो करने के लिए अपने दिमाग को सेट कर लें कि हमें इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में जब हम जाएँ तो हमारे पास सोचने के लिए इधर उधर की चीज़ें ना हो। बस जाएँ, अपने काम पे लग जाएँ और फटाक से 3 घंटे का टाइम बीते और हम अपना रिजल्ट लेके निकलें। जब हम निकलें हॉल से बाहर तो हमारे चेहरे पे एक विजयी मुस्कान हो। ठीक है, और जब निकलें तो लगे कि नहीं भाई, जो हमने करना था, हमें जिस काम को करने के लिए हम गए थे उस काम को हम करके निकले हैं। ठीक है, ताकि उसके बाद आपको याद है ना, CSIR के एग्ज़ाम देने के बाद एक दिन तो घूमने निकलते हो। जब मैं GSR में था तो सबका यही हाल था। एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे सब लोग घूमने जाते थे। बगल में वो कौन सा पार्क है, जो रोज़ गार्डन, हाँ वो रोज़ गार्डन, वहाँ सारे लोग जाते थे घूमने के लिए, मेट्रो स्टेशन जाते थे। ठीक है, खूब घूमते थे हम लोग। तो इन द सेंस कि एग्ज़ाम देकर जब आप घूमने जाओ तो आपके दिमाग में एक सियोरिटी हो कि हाँ भाई, आज जो हम घूम रहे हैं वो इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है। इसलिए नहीं घूम रहे कि भाई एग्ज़ाम के बाद आज घूमने का नियम है या हम घूमना है तो चलो हम घूम रहे हैं, इसलिए नहीं। आप एक पीसफुल माइंड के साथ आप घूमने निकलो और आपको लगे यार ठीक है ना, हम अपना काम कर चुके हैं। चलिए, तो मैं आपका बेवजह टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, मैं अपने सीधे मुद्दे पे आता हूँ। ठीक है, कि उस 3 घंटे की स्ट्रैटेजी क्या हो। देखिए, रिलैक्स होकर समझिएगा। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि यूँ गोल गोल घुमा दूँ और आपका रिजल्ट हो जाए। चीज़ों को आपको वैसे ही समझना होगा जैसे मैंने समझने की कोशिश की है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, तो उस समय मेरा JRF नहीं हुआ था। मेरे शायद 52 या 53 के आसपास मार्क्स आए थे फर्स्ट टाइम में। ठीक है, जब मैंने GSR में दिया था, मतलब रहते हुए दिया था, तो फर्स्ट टाइम मेरे मार्क्स ज़्यादा नहीं आए थे। तो क्रैक नहीं होने के पीछे एक बड़ा रीज़न था। बड़ा रीज़न ये था ना कि मतलब मैंने पेपर बनाया और उसके आंसर लगाए और लगभग क्या हुआ ना कि एक सीरीज़ में मेरे पास 4 क्वेश्चन थे जो मैंने एक लाइन से लगा रखे थे। ठीक है, 78, 79, 80, 81। और मैंने क्या किया, गलती से 78 को 79 में डाल दिया, 79 चला गया 80 में, 80 चला गया 81 में, 81 चला गया 82 में। बाय मिस्टेक मुझे 1 मार्क्स मिल गया। लेकिन ये 4 क्वेश्चन जो थे वो मेरे श्योर वाले थे। ठीक है, वो 4 क्वेश्चन मेरे श्योर थे, वो वहाँ चले गए। ठीक है, उसमें से जहाँ पर मुझे आपको 4 के 16 मिलने थे, वहाँ पर मुझे 4 मार्क्स सही से मिले और 3 मार्क्स गलत से गए। मुझे कितना मार्क्स मिला? सिर्फ 1 मार्क्स मिला। मेरी बात को समझिए, जहाँ मेरे 4 क्वेश्चन बिल्कुल सही थे, 4 के 16 आने वाले थे, लेकिन हुआ क्या, 1 सही हुआ, 4 मार्क्स मिले, 3 गलत हुए, 3 मार्क्स गए और बचा क्या, सिर्फ 1 मिला मुझे। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं लोगों के साथ। मेरी एक फ्रेंड थी, वो एग्ज़ाम हॉल में जाके नर्वस हो गई। जब उसको आंसर शीट भरना हुआ तो वो आंसर भरने के बदले वो रोना उसने शुरू कर दिया। और मैंने बहुत मुश्किल से उसको, जो एग्जामिनर थे, मैंने उसको रिक्वेस्ट करके उसको टाइम दिलवाया कि प्लीज़ इसको भरने के लिए दीजिए, इसका ज़रूरी है, इसकी कुछ सीरियस इशू हो गए थे, इसका हेल्थ इशू था जिसके कारण की बीमार पड़ गई थी, तो ये मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गई जिसके कारण कि ये ऐसा कर नहीं पा रही है, ये भर नहीं पाई। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती, लोग वहाँ पर मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं।
हड़बड़ा जाते हैं, या लोग अपना जो है ना मतलब क्या बोलूँ ना, वो सेंस लॉस कर देते हैं वहाँ पर एग्ज़ाम। मुझे 3 घंटे का टाइम बहुत क्रूशियल होता है। लोग सालों साल मेहनत करते हैं बैठकर। हर एक आने वाले जून और दिसंबर में लोगों की उम्मीदें जो होती हैं अपने आप से डबल ट्रिपल हो जाती हैं। लोगों को लगता है कि यार इस बार तो अपने माँ बाप का सपना पूरा करके रहेंगे, इस बार तो हम JRF करके रहेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। एग्ज़ाम में की गई छोटी छोटी गलतियाँ हमें, सोचो 0.5 मार्क्स भी नीचे आता है तो JRF वालों को नेट हो जाता है, नेट वालों का कुछ नहीं होता है। तो इस बारे में मैंने बात की, मैंने 2-3 फैकल्टी से बात की, मैंने प्रतीक सिंह सर से बात की, मैंने अतीक सर से बात, अतीकुल्ला खान सर से बात की, और भी लोगों से मैंने बात की। और इन लोगों ने मुझे बताया कि एग्ज़ाम ऐसे बात करो वैसे करो, लेकिन इनकी बातों से मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। और ऑल ऑफ सडन मैंने इस बारे में चर्चा की हनुमान प्रसाद गुप्ता सर से। आपको याद होगा HP गुप्ता, उनसे बड़ा कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी का फैकल्टी नहीं है। मैंने जो भी सीखा है स्पेक्ट्रोस्कोपी उन्हीं से सीखा है। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने एक बहुत कमाल की बात मुझे बताई। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप भी सीखिए और आपको भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में, आपको लाइफ की तो बात अलग चीज़ है, लेकिन आपको जो भी एग्ज़ाम देंगे आपको उसके इस चीज़ को फॉलो करना है। और उस 3 घंटे की स्ट्रेटजी में मैंने उनकी स्ट्रेटजी को कम्प्लीटली फॉलो किया और उसका रिजल्ट रहा कि मेरा डबल टाइम JRF हुआ, फिर नेट हुआ। तो मैं JRF भरता ही नहीं, क्योंकि बेवजह किसी की सीट खा के कोई फ़ायदा नहीं है। नेट वेट अब मेरा आराम से हो जाता है। तो उनकी स्ट्रेटजी क्या थी वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, आपको अगर लग रहा हो सर आपने वीडियो बेवजह बहुत लंबी कर दी, अभी तक स्ट्रेटजी बताई नहीं, तो कोई बात नहीं। एक्चुअली जब हम कोई भी काम करते हैं तो पहले उसके लिए एक बेस बनाना ज़रूरी होता है, चीज़ों को माइंडसेट करना जरूरी। आप ये मत सोचिए कि सर आओ स्ट्रेटजी बक दो और हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। एज ए टीचर मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपके दिमाग में पहले एक बेस क्रिएट करूँ। ठीक है, ताकि आप उस चीज़ को ग्रैब करने के लिए आपका दिमाग, आपका ब्रेन रेडी हो, तब जाके मैं उस बात को रखूँ वहाँ पर। ऐसे नहीं कि बस उठा के वहाँ डाल दूँ कि लो भाई ये ट्रिक था। भाई कोई चीज़ ट्रिक नहीं होती है। ट्रिक क्या होती है? कोई ट्रिक से तो क्वेश्चन तक सॉल्व नहीं होते हैं, वहाँ भी एक्सेप्शन आ जाएंगे। और ये तो एग्ज़ाम है, साल भर में 2 ही बार होते हैं। जब तक आप पूरी तरह से माइंडसेट आपका ना हो कि भाई ये ट्रिक नहीं है, ये हमारे नॉलेज एंड सेंस के बीच का एक रास्ता है। ठीक है, ट्रिक क्या होता है? जो ट्रिक आपको एग्जाम क्वालिफाई करे, एक्चुअली वो है क्या? तो आपके नॉलेज और आपके सेंस दोनों के बीच का एक रास्ता है। जो वो रास्ता आपको खुलता है तो वही आपको ट्रिक बन जाता है। और आपको लगता है कि वही कोई ट्रिक याद कर सकता, नहीं कर सकता कोई ट्रिक याद। ठीक है, जब तक कि हमारे नॉलेज और हमारे सेंस एक साथ ना जुड़े तब तक कोई ट्रिक निकल कर सामने नहीं आ सकती। तो जब मैंने सर से बात की तो सर ने मुझे एक तरीका बताया, बहुत अल्टीमेट तरीका बताया, बहुत ऑसम तरीका बताया। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको मतलब बहुत मज़ा आने वाला है। उन्होंने मुझसे बोला कि देखो जब तुम एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, जो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं वही आपको बताता हूँ। द ग्रेट HP गुप्ता सर की बात PK सिद्धांत सर की आवाज़ में। उन्होंने मुझसे बोला कि जब तुम एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो सबसे पहला काम करो कि 10 मिनट का टाइम सिर्फ पेपर देखने में दो। 10 मिनट तक तुम्हें कुछ करना नहीं है। OMR शीट भर के रख, हालांकि अब तो ऑनलाइन का सिस्टम आ गया है। 10 मिनट तक आपको क्वेश्चन देखने हैं सिर्फ, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आपको क्वेश्चन करने नहीं है। ठीक है, आपके पास पेज है, ऑनलाइन दोगे तब भी पेज मिलेगा, ऑफलाइन होगा तो कॉपी मिलेगी। उसमें आप ना नोट कर लो। एक बार पेपर C को देखो, पहले हमेशा पेपर C पे जाओ। हालांकि पेपर A को कैसे सॉल्व करना है 5 मिनट में 20 मार्क्स के लिए, वो मैंने एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है। ठीक है, आप जाके उसमें इन्फॉर्मेशन में सर्च करो, आपको मिल जाएगी CSI JAM इन्फॉर्मेशन में, आपको वो वीडियो मिल जाएगी कि कैसे पेपर A को क्रैक करना है, 5 मिनट में आपके 20 मार्क्स कैसे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि एक काम करो, जितने भी पेपर C उठाओ और पेपर C को तुम देख लो कि भाई जितने भी क्वेश्चंस में तुम क्या करो, 25 के आसपास क्वेश्चन छांट लो। उसमें वो क्वेश्चन भी होने चाहिए जो तुम्हें अच्छे से आते हैं, वो क्वेश्चन भी होने चाहिए जो तुम्हें ठीक ठाक आते हैं, वो क्वेश्चन भी होने चाहिए जिसमें लग रहा है कि हम इसका आंसर कर सकते हैं। उस 25 क्वेश्चन को तुम अपनी कॉपी में लिख लो, ऐसे 1 2 3 या जो ही आपको 78 79 95 82, ठीक है, 102 105, ऐसे करके आप उस 25-30 क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लो। कितना टाइम लगेगा? उस 10 मिनट के अंदर सब आ जाएंगे। पेपर B पे भी आओ, वहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन कुछ एक बार देख लो जो कि आपको लग रहा है कि आपसे हो जाएंगे, उसको भी एक बार नोट कर लो। ठीक है, पेपर A की बात नहीं करनी है। अब कुछ बच्चे मेरे से इस बात को मेरे से कंसर्न नहीं रखेंगे, वो बोलेंगे सर आप क्या घटिया ट्रिक बता रहे हो, ऐसे तो हमारा सारा टाइम देखने में बर्बाद हो जाएगा। नहीं होगा बर्बाद ना भाई, आपको लग रहा है कि बर्बाद हो जाएगा,
लेकिन असल में जो 10 मिनट आप क्वेश्चन को देखने के लिए दोगे ना, तो आपके क्वेश्चन पेपर से आपका इंटरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखते जब दो फाइटर भी मिलते हैं तो पहले हैंड शेक करते हैं, लोग मुस्कुरा के देखते हैं एक दूसरे को। तो भाई आप क्वेश्चन पेपर को एटलीस्ट देखो, तो पहचानने की तो कोशिश करो। चलो, पहला काम तो आपने पहला स्टेज पार कर लिया। आपने क्या कि सारे क्वेश्चन को पेपर सी के पेपर बी के क्वेश्चन आपने लिख लिए। नेक्स्ट स्टेज 2 पे चलो, पेपर सी से बनाना स्टार्ट करो। पेपर सी के आंसर बनाते चलो। आपको लगे हाँ भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, बस देते चलो उसको, जो बन रहा है बनाओ। अब क्या होगा कि इस में आप जब क्वेश्चन बना रहे हो पेपर सी में, आपने क्वेश्चन बनाना स्टार्ट, देखिए आपको डेढ़ घंटा का टाइम तो आपको पेपर सी लेगा ही मिनिमम, उससे कम का टाइम तो आप सोचना ही मत। 1.5 घंटे का टाइम आपको, 90 मिनट का टाइम आपको पेपर सी को देना पड़ेगा, और हमेशा स्टार्टिंग में देना पड़ेगा। आप उसे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया। आपने क्या किया कि मान लो कि क्वेश्चन नंबर 81 बनाया, आपको लगा यार इसका आंसर आ गया, ठीक है, उस क्वेश्चन को कट कर दो। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, अपने जो आपने पेपर पे लिख के रखा क्वेश्चन का नंबर, उसको कट कर दो ऐसे करके। अब आपको देखना ही नहीं उस क्वेश्चन की तरफ, और उसका आंसर लगा दो। ठीक है, पेपर सी में ही अब मान लो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया 95। अब 95 नंबर क्वेश्चन अब जब देख रहे हो तो आपको लगा यार ठीक है नहीं, ये क्वेश्चन मतलब हो तो जाएगा, लेकिन श्योर नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, 90% श्योर है। तो अपनी कॉपी में फटाक से उसको लिखो, उसके ऊपर मतलब कट करो हल्का सा और लिखो 90%। फिर अगले क्वेश्चन पे जाओ। अगला क्वेश्चन आपका मान लो 105 था, आपने इस क्वेश्चन को बनाया, वो लगा 100%, चलो मारो उसको, काट दो 11 मतलब 1 उस नंबर को, और उसका आंसर लगा दो, बस कि आपको इस क्वेश्चन को देखना नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन पे जाओ, मान लो क्वेश्चन नंबर 121 पे आए, आपको लगा यार ये क्वेश्चन बन तो जाएगा, लेकिन ये ना 50-50 चांस है, ठीक है, तो कम मारना पड़ेगा। उसमें आपने लिख दिया 50%, नहीं लगेगा टाइम, याद रखो मैंने इसी ट्रिक से कई बार JRF किया है। नहीं आपको लग रहा है सर आप बोल जो रहे हो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, तो बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और सबसे आसान तरीका है। जब इंड ऑफ पेपर सी जब हम लोग बनाते हैं तो हमारे पास लगभग 15 क्वेश्चन आ गए फर्स्ट अटेम्प्ट में। उन 15 क्वेश्चन में हमने देखा कि 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि 100% लगा हुआ, खटाक 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 100%। उन 100% को हमने OMR में क्या किया, फिल कर दिया, जो भी 8 क्वेश्चन थे फिल कर दिया। अब क्या है कि हमारे पास जो है और भी 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इन 7 क्वेश्चन के बाद देखो अच्छे से। अब की बार क्या होगा कि जो 90% वाले क्वेश्चन थे उसको उठाओ एक बार, 90%, 95%, 80% वाले जो आपने लगा के रखे थे उसको उठाओ। जब आप दोबारा से ट्राई करोगे ना तो आपका दिमाग खुल जाएगा, और फिर उसमें से जो 7 क्वेश्चन थे उसमें भी 3-4 क्वेश्चन आपके और हो जाएंगे, और 3-4 क्वेश्चन सही हो गए। मान लो कितने सही हो गए, 10 क्वेश्चन सही हो गए। एक बार पेपर सी पे उन क्वेश्चन को भी देखो जिसमें जो 25 क्वेश्चन में आपने टारगेट किए थे, बाकी के जो 10-12 क्वेश्चन थे उसको मतलब पूरे 25 क्वेश्चन को एक साथ ट्राई करने की कोशिश करो। बाकी के 10 क्वेश्चन में भी आपको क्या हुआ कि आपको मिले लगभग 5 क्वेश्चन और मिल गए जो आपको 100% सही थे, और 5 क्वेश्चन ऐसे मिले जिसमें 50%, 90%, 70% का डाटा लगा रहा। तो यानी आपके पास फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी विद इन आपको 40-45 मिनट के भीतर आपके पास लगभग 15 क्वेश्चन का एक सेट तैयार हो गया, जो आपके पास सही है, बिल्कुल सही है। ये 15 क्वेश्चन सही हैं जो 100% वाले हैं, ठीक है। अब क्या करो, अब छोड़ दो इसको, पेपर सी को छोड़ दो। एक बार आपने आज 40 मिनट 1 घंटे का टाइम दे दिया, पेपर सी को छोड़ दो। 15 से 16 क्वेश्चन आपने सही कर लिया। बाकी जो 7-8 क्वेश्चन है उसमें क्या है, किसी में 90% लगा हुआ, किसी में 80% लगा हुआ, किसी में 60% लगा हुआ, किसी में 40% लगा हुआ, किसी में 50% लगा हुआ है, उनको छोड़ दो। अब चलो पेपर बी पे, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, देखो एक पैटर्न को समझो, हमारे दिमाग के पैटर्न को। कभी कभी हमें कोई बात याद नहीं आती और हम अचानक से किसी दिन वो अचानक से बात याद आ जाती है। रात को आप मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, दिमाग पे जोर डाले जा रहे हो, वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन सुबह उठे अचानक से क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद आ गया। कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? बहुत बार हुआ होगा। हमारा क्या होता है, कभी कभी ब्रेन उलझ जाता है, बिल्कुल यूँ स्टक हो जाता है। अगर हम उसके साथ और लड़ाई करेंगे तो वो और उलझता जाएगा, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे उस 3 घंटे के भीतर। हमें उसे लड़ना नहीं है, उसको छोड़ देना है, भाई तू सुलझ जाओ, थोड़ी देर उसको छोड़ दूँ तो वो खुद ब खुद सुलझ जाएगा। देखते मछली जो होती है, मछली जो जाल में मतलब ऐसे करती है ना, तो क्या होता है, वो और फंसती चली जाती है। बिल्कुल बहुत, जितनी मछली जितना ज़्यादा मतलब फुदकेगी, जितना ज़्यादा वो तड़पेगी, वो मछली उतना ज़्यादा फंसती जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हमें अपने दिमाग में उलझना नहीं, हमें दिमाग को सुलझने का मौका देना। धीरे धीरे छोड़ दोगे ना, वो धीरे धीरे अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। चलो अब हम आ चुके हैं, हमारे पास टाइम बीत चुका है 1 घंटे, और हम कहाँ आ चुके हैं, पेपर बी पे।
अब पेपर बी को सॉल्व करो। पेपर बी को सॉल्व करना, चूँकि पेपर सी में आप दिमाग लगा के आए हो तो पेपर बी आपको कंपेरेटिवली ईजी लगेगा। अब पेपर बी में आपको टारगेट रखा है कि आपको कम से कम 35 क्वेश्चन का आपने टारगेट रखा है कि 35 क्वेश्चन यहाँ से आपको उठाने हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन का अपना 35 का टारगेट रखो कि आपको उठाने हैं। यहाँ भी उसी पैटर्न को फॉलो करो। आपने टाइम दिया, आधे घंटे आपने पेपर सॉल्व किया। उस आधे घंटे में आपके पास क्या होगा कि लगभग 20 क्वेश्चन आपके ऐसे आए जो आपके बिल्कुल परफेक्टली सही हैं, और 15 क्वेश्चन आए जिसमें कि आपको 90%, 80%, 70% का फंडा लगा हुआ है। ठीक है, बस एक राउंड मार के छोड़ दो इसको पेपर बी को। चलो फिर वापस पेपर सी पे चलो। ठीक है, पेपर सी में बनाओ। अब देखो, अब जब आप पेपर सी पे वापस जाओगे तो अब आपके लिए पेपर सी ईजी हो जाएगा। जो चीज़ें आपको आधे घंटे पहले, पौने घंटे पहले याद नहीं आ रहे थे, जो फॉर्मूला आपको दिमाग में नहीं आ रहा था, ये डैम श्योर गारंटी ले लो मेरे से, उसके फॉर्मूलाज आपको अब याद हो जाएंगे। अब अचानक से याद आने लगेंगे। आपको लगेगा अरे यार ये तो वही क्वेश्चन है, फलाना वाला क्लास में पढ़ा था, ये तो वही क्वेश्चन है सिद्धांत सर ने बताया था। तो वो आप ऑल ऑफ सडन याद आने लगेंगे, और उसी टाइम क्या करो, उसको कर लो। अब समझो बात को, 15 आप सही पहले करके आए थे और लगभग 10 के आसपास छोड़ के आए थे। अब उसमें से क्या करो, जो 90% वाले क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो। 90% वाले सॉल्व किया आपने, 90% हो गया। 80%, 90% वाले ज़्यादा आसानी से हो जाएंगे ना, वो जल्दी याद आएंगे, जल्दी उसका मतलब सही होने का चांस ज़्यादा रहेगा। फिर 80% वाले पे आ जाओ, फिर 70% वाले पे आ जाओ, और अगर ज़रूरत पड़े तो बाकी जो 50-40% वाले होते हैं उस पर भी चले जाओ। ऐसे करके आपके पास क्या हो गई, आपके पास 22-23 क्वेश्चन मिल गए जो डैम श्योर की वो सही हैं। ठीक है, तुक्का तब मारना जब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तुक्का कैसे मारते हैं वो भी मैं बता दूंगा, कोई अलग से वीडियो बनाऊंगा कि पेपर बीसी में कैसे तुक्का मारते हैं। ठीक है, वो बनाऊंगा मैं, चिंता मत करो। तो आपको यहाँ बेवजह तुक्का नहीं मारना है, नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी। अगर आपके 22-23 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो छोड़ दो। ठीक है, 22-23 क्वेश्चन भी काफ़ी है, 25 हो जाए तो और बेहतर है। अब वापस से चलो कहाँ पर, पेपर बी पे चलो। अब आपका टाइम कितना बीत चुका है, लगभग 2.25 घंटा बीत चुका है। ठीक है, 2.25 घंटा आपके बीत चुके हैं। अब पेपर बी पे जाओ। पेपर बी में जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे एक बार उसको दोबारा से देखो। अब आपको डैम से रखो कि इसमें से क्वेश्चन आपको अचानक से याद आने लगेंगे कि भाई इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, और उन क्वेश्चन को कर जाओ, उनके आंसर निकाल लो। अब चूंकि आप पहले 20 कर चुके हैं, लगभग 15 छोड़ के आप गए थे, उन 15 में से 10 तो आपको एट ए टाइम सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने ठीक से पढ़ाई कर रखी है तो 5-10 तो आपके सॉल्व हो ही जाएंगे। चलो बहुत ख़राब हुई तो चलो 25 आपने आपके जो है पेपर बी से आपने उठा लिए। अब क्या है कि 25 आपने पेपर सी से था, तो मान लो पेपर सी में आपका सही का रेशियो गया और 20 सही हुए। ठीक है, 20 सही हुए तो, और 2-3 गलत हो गए, तो 20 सही हुए तो 20 के 80, और 2-3 गलत हुए तो 2-3 मार्क्स आप नेगेटिव कर दो। 3 गलत हुए 3 मार्क्स नेगेटिव कर लो, 77। और पेपर बी में आपके क्या हुआ, पेपर बी में आपने 25 बनाया है। यहाँ भी वही मान के, यहाँ 20 सही है, 5 गलत हैं, तो 20 सही तो 20 दूनी 40 और 5 गलत है, तो 5 के लिए 2.5 मार्क्स काट लो। तो मतलब आपको कितने हो गए, 37.5 हो गए। इधर 37.5, उधर 77.5, 77। ठीक है, तो कितने हो गए आपको, ये हो गया लगभग आपको 37 + 77, तो ये आपको 110 के आसपास या उससे ज़्यादा आ गया। छोड़ो, कैलकुलेशन का मेरे पास टाइम नहीं है अभी, मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कैमरा देख रहा हूँ तो कॉन्सनट्रेट नहीं कर पा रहा दिमाग मेरा। तो कहने का मतलब है कि आपका JRF यहाँ से हो चुका है। अब बच गया पेपर ए। मैंने आपको बहुत शानदार ट्रिक बता रखी है कि आप बहुत बुरा भी जाएगा फिर भी 12 से 15 मार्क्स आपके आ जाएंगे। 5 मिनट का टाइम देना होगा आपको पेपर ए को। मेरे वीडियो देख सकते हो आप, ठीक है, लिंक मैं दे दूँगा इसके नीचे। तो आप वहाँ से क्वेश्चन को उठा के पेपर ए से भी आपके जो है आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर समझो कितने हुए, 77 प्लस आपके हो गए 37, तो 70 + 30 हो गए 100 + 7 + 7 14, तो आपको हो गए 114, और आपको 10 से 12 मार्क्स या 15 मार्क्स वहाँ से भी उठ जाएगा। अरे भाई 125 130 मार्क्स तो आपके आ गए, और क्या चाहिए, बहुत अच्छी रैंक भी आ जाएगी इसके अंदर। तो यहाँ से आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से, बहुत ईजी वे में हो जाएगा। ठीक है, आपके सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई ना, ये स्ट्रैटेजी है क्या, आपको ये समझना होगा ये स्ट्रैटेजी क्या है। तो ये स्ट्रैटेजी आपके दिमाग की ही उपज है। आपका दिमाग हमेशा बोलता है कि भाई मुझे रिलैक्स से काम करने दो, हड़बड़ाओ मत, उछल कूद मत करो मेरे साथ। और आप क्या करते हो, कभी ये बनाए, कभी वो बनाए, कभी ये बनाए, कभी वो बनाए, वो उलझा देते हो आप दिमाग को। और उलझे हुए दिमाग में भी और लड़ते हो उलझे हुए दिमाग से। आप ये सोचो कि हम कभी जब गुस्से में होते हैं, हम कभी बहुत इमोशंस में होते हैं, उस गुस्से के वक्त अगर हमें कोई मैथमेटिक्स बनाने के लिए दे दे, केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने दे दे, तो डैम से और नहीं होगा। ठीक है, अगर बहुत खुश हैं
मनोकामना पूर्ण हो गई है कोई, फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा उस टाइम, कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं आएगा, क्योंकि उसमें दिमाग एक अलग स्टेट में है, वो उलझा हुआ है दिमाग अपने इमोशंस में, अपने ख्यालों में, यादों में, ठीक है, खुशी में, गम में, वो उलझा हुआ है दिमाग, उस समय उस स्टेज पर नहीं जा सकता। तो एग्ज़ाम हॉल में भी यही होता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन वो दिमाग नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा तो उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको रिलैक्स हो जाने दो थोड़ी देर, ठीक है। वो थोड़ी देर में खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा, उसके जो पढ़ते एक दूसरे पर चढ़ गई ना, वो धीरे धीरे खुद कर जाएगी, वो खुद आपके आंसर को खोज कर निकाल देगा। आधे घंटे का टाइम दे दो, आधे घंटे का टाइम जो है आप उधर पेपर बी पे दे दो। पेपर बी में भी दिमाग उलझ रहा है, पेपर ए का जो मैंने 5 मिनट का ट्रिक बताया उस पर दे दो, हंसो मुस्कुराओ, एग्जाम हॉल में एकदम चिल मारो, अच्छी चीज़ों को थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है, और बस रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। तो ये तरीका होता है, मैंने हमेशा इस तरीके को फॉलो किया है और मेरा रिजल्ट हमेशा इस तरीके से हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एक बार सोचिए, ठीक है ना, क्योंकि किसी की भक्ति अच्छी नहीं होती है, भक्ति अंधभक्ति हो जाती है। अगर हम आपको कुछ बता रहे हैं, मैंने आपको कुछ बताया, तो उसको अपने ज्ञान के, अपने दिमाग के तराजू में तोलो और फिर अगर आपको सही लगे तो मानो, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर किसी गुरु ने आपको कुछ बताया तो वो हमेशा सही ही होगा। हम जिस चीज़ को 6 पढ़ते हैं, मेरे सामने वाला उस चीज़ को 9 पढ़ेगा, ठीक है। तो एक ही चीज़ को देखने का 2 तरीका होता है लोगों के लिए अलग अलग। तो आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं, आपको ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल लगी या नहीं। मैं तो अपनी तरफ से बता सकता हूँ, बहुत आसान है, टफ नहीं है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये आपको फॉलो करना है या नहीं करना है। थैंक यू सो मच।